गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। चलो, आपका नीट का एग्जाम जो है वो 2 दिन बाद है। तो अभी अपने आज एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना। चैप्टर को वन शॉट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो बेटा, सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है जिसमें कुछ छोटे से थोड़े से टॉपिक हमें पढ़ने। सबसे पहले हमें बात करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग क्या होता है। और सेकंड जो पॉइंट है, रेस्पिरेशन क्या होता है। और थर्ड जो पॉइंट है, रेस्पिरेशन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उनकी हमें बात करनी है, जिनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करनी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करनी। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में बात करनी। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में बात करनी है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। और नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। और जो लास्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी बिल्कुल ही सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन टॉपिक से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। सबसे पहला और सिंपल सा एक क्वेश्चन हम अपने आप से कर सकते हैं, व्हाई डू वी रेस्पायर। व्हाई डू वी रेस्पायर। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है कि हम सांस क्यों लेते हैं या फिर हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। आप सब जानते हो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है, और एनर्जी बनाने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी हम फूड इंटेक करते हैं या फूड को इनगल्फ करते हैं या फूड को खाते हैं, उस फूड से एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और उस फूड से एनर्जी बनाते हैं, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे लिए या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर फंक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा मीन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है रेस्पिरेशन। तो पहला तो क्वेश्चन है, इसका ये आंसर मिल गया कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। सेकंड जो जनरल सा क्वेश्चन होता है, हर कोई जानता है कि जैसे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है उसको कॉमनली सेम ही सेंस में हम यूज करते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है सेम नहीं होते, उनमें जो डिफरेंस होते हैं उनकी हम थोड़ी सी बात करें कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ब्रीथिंग का सिंपल सा मीन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट, यानी आपके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है
उससे एयर का अंदर जाना और लंग्स से एयर का बाहर आना, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात। वहीं पे ये जो ब्रीथिंग है शॉर्ट प्रोसेस है, बहुत बड़ी बात नहीं है, शॉर्ट प्रोसेस है एंड सिंपल प्रोसेस है। सिंपल यानी एयर को अंदर लेना, एयर को बाहर निकालना, इतना सा जो काम होता है, इसीलिए ये सिंपल प्रोसेस है और शॉर्ट प्रोसेस भी है। वहीं पे अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ये हमने ब्रीथिंग के दौरान गैस अंदर ली है, ऑक्सीजन अंदर ली है, उस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करके और फूड का ब्रेक डाउन करके उससे बनाते हैं एनर्जी। उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन है इसमें फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज कर भी सकते हैं और ऑक्सीजन का यूज नहीं भी कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अनएरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड पॉइंट, ये जो रेस्पिरेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है इजी नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है कि सबसे पहले हम एयर जो है उसको इनहेल करते हैं, उसके बाद उसका एल्वियोलाई और ब्लड के बीच एक्सचेंज होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है, लास्ट में सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलता है। तो ये जो रेस्पिरेशन है एक लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। वहीं पे ब्रीथिंग जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट इज इनहेलेशन। अगर हम इनके स्टेप्स की बात करें तो ये दो स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वहीं पे ये जो रेस्पिरेशन जो है इसके लॉन्ग प्रोसेस है, आपको अभी पता चला कि लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसके अंदर अगर हम स्टेप्स की बात करें तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसी चीज को हम आगे लिखने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग की, अगर ब्रीथिंग के स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले इनहेलेशन एंड सेकंड स्टेप इज एक्सहेलेशन, सेकंड स्टेप इज एक्सहेलेशन। अगर इनहेलेशन की बात करें, इनहेलेशन का मीन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन रिच्ड एयर, यानी जो ऑक्सीजन इन रिच्ड एयर होती उसको हम इनटेक करते हैं और कहां से किधर, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट टू लंग्स, इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ इनहेल करते हैं। सिंपल सी बात है, आप सब 6th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर का कंपोजिशन क्या होता है और एक्सहेलेशन करते हैं तो एयर का कंपोजिशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि जनरली जब बच्चों से आपसे पूछा जाता है तो आप यही कहते हो कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनरीच्ड यानी ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करते हैं, वहीं पे जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं तो उसके अंदर CO2 ज्यादा रिलीज करते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, अभी आपको पता चलेगा कि एयर का कंपोजिशन क्या होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो एयर हम अंदर लेते हैं नाइट्रोजन लेते हैं अबाउट 78%, वहीं पे ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है और CO2 जो होता है वो 0.03% होता है। ये होता है इनहेलेशन के टाइम कंपोजिशन। वहीं पे अगर बात करें एक्सहेलेशन की तो एक्सहेलेशन का मीन रिमूवल ऑफ CO2 इन रिच्ड एयर, रिमूवल ऑफ CO2 इन रिच्ड एयर, और किधर से किधर इसकी डायरेक्शन, लंग्स टू इन्वायरमेंट, लंग्स टू इन्वायरमेंट, लंग्स से इन्वायरमेंट की तरफ जो है ये गैस जाती है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। कंपोजिशन का मीन नाइट्रोजन जो है उसकी हमारी बॉडी डायरेक्ट जो है वो यूटिलाइज नहीं करती, इसीलिए नाइट्रोजन एज वेल एज जो है वो बाहर रिमूव हो जाती है 78%। वहीं पे ये जो ऑक्सीजन जो है
इसको 4 to 5% हम यूज करके हमारी बॉडी जो है वो 16% बाहर वापस रिमूव कर देती है। और जो CO2 जो है जो हमने इनहेल की थी 0.03%, वही जो CO2 है वो इंक्रीज होकर के हो जाती है 4 to 5%। इसी कंपोजिशन को देख करके आप पता लगा सकते हो, जब हम इनहेलेशन करते हैं तब भी ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं उस टाइम भी CO2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है उसको हम ज्यादा रिमूव हमारी बॉडी से करते हैं। ये तो सिंपल सी बात थी ब्रीथिंग के बारे में। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। ये जो रेस्पायरेशन है इसका मीन आप समझ गए कि ब्रीथिंग का सिंपल सा मीन होता है गैसेज का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना, एयर को अंदर और बाहर लेना, सिर्फ ब्रीथिंग है। वहीं पे जो एयर हमने अंदर ली है और जिस ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए हमने एयर ली है उस ऑक्सीजन को बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करके एनर्जी बनने की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसीलिए हमने बोला कि ये जो रेस्पिरेशन है ये लॉन्ग प्रोसेस है और साथ में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, और ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस करती है या होती है। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, स्टेप्स की बात करें कि रेस्पिरेशन जो वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले रेस्पिरेशन का जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड अगर बात करें ब्रीथिंग का मीन एयर को लंग्स तक लेके जाना। उसके बाद लंग्स के अंदर आपको पता है स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो वो जो एल्वियोलाई है और उनके आसपास जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पे गैसेज का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेज एक्सचेंज होना, और इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद जैसे ही हमारा जो इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई, अब वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका काम होता है हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी हर एक सेल तक उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ब्लड के थ्रू। उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अपनी ऑक्सीजन को हर एक सेल को प्रोवाइड करते हैं। जब सेल्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, क्योंकि हमारे लंग्स तक जो एयर जाती है उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। उसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल तक जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फिर हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और उसके बाद वो जो ऑक्सीजन है वो करती है फूड का ब्रेकडाउन, या ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी बनती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन जो है ये मेनली 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वहीं पे ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये दोनों जिस प्रोसेस से होते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पे ये जो गैसेज एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस या सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। तो अभी तक हमने कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं पढ़ी है, सिंपल सी 2 बातें पढ़ी है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, या फिर व्हाई डू वी रेस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। इन दोनों के आंसर आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट जिसका मीन है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ये जो आपकी जो एनसीईआरटी जो है ये कह रही है कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या 2 चीजों पे वो डिपेंड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका हैबिटेट क्या है, उसका हैबिटेट, उसके बेसिस पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी
डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं और हैबिटेट के बेसिस पे भी डिफरेंट ऑर्गन हो सकते हैं। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर रहता है, यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक हो सकता है, या फिर सेकंड जो बात है वो ये है कि वो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हो सकता है या जमीन पे भी रह सकता है। अगर वो एक्वाटिक होगा तो उसके पास रेस्पिरेशन के लिए होंगे जनरली गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। वहीं पे अगर वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो वो अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है और लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। इसका मीन हैबिटेट के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं। अगर वो बात करें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मीन क्या कि या तो उसके अंदर सेल्स या फिर टिश्यू लेवल हो सकता है या फिर उसके अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। अगर सेल या टिश्यू उसके पास सिर्फ है, ऑर्गन अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे रेस्पिरेशन कर सकता है? वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन कर सकता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन कर सकता है जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से डायरेक्ट रेस्पिरेशन कर सकता है। लेकिन वहीं पे किसके अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, जैसे हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर और जो हायर एनिमल्स होते हैं सब के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं? एज स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वो लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्किन, लंग्स और ये जो गिल्स, ये सारे के सारे ऑर्गन्स में आते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन होते हैं। तो जिनके अंदर अभी ऑर्गन नहीं बने हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी गैसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, और जिनके अंदर ऑर्गन डेवलप हो गए वो रेस्पिरेशन के लिए स्किन का यूज कर सकते हैं, लंग्स का कर सकते हैं और गिल्स का कर सकते हैं। यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन जो है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है तो उसको हम टर्म देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है जनरली आपको फ्रॉग के अंदर देखने को मिलती है, एनेलिडा में, अर्थवर्म के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, तो उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम फिशेज की बात करें, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जनरली ज्यादातर होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कोई भी ऑर्गेनिज्म लंग्स से रेस्पिरेशन करता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और भी रेस्पिरेशन को हम कई तरह से देख सकते हैं। रेस्पिरेशन जनरली दो टाइप का हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक, यानी O2 के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ O2, O2 के बेसिस पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो, जानते हो। दूसरा और डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो सकता है और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हो सकता है। डायरेक्ट का मीन इन्वायरमेंट और बॉडी सेल्स के बीच डायरेक्ट जो एक्सचेंज हो जाता है उसको हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे पोरीफेरा के अंदर होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर होता है, नाइडेरिया के अंदर होता है। वहीं पे इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन का मीन कि जब रेस्पिरेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हमारे पास होता है तो उस तरह के एक्सचेंज को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर बात करें कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, हम बात कर सकते हैं स्पेशल कि कुछ ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें पोरीफेरा की, या फिर बात करें हम नाइडेरिया की, या फिर बात करें प्लेटीहेल्मिन्थस की, प्लेटीहेल्मिन्थस, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, जनरल बॉडी सरफेस से गैसेज एक्सचेंज होती। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म यानी एनेलिडा की बात करें या अर्थवॉर्म की बात करें तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन जो होता है वो मॉइस्ट स्किन से होता है, और वो जो स्किन जो होती है उसको क्यूटिकल बोला जाता है। मॉइस्ट जो स्किन होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूटिकल। उसके बाद अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की बात करें जो कि ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, इंसेक्ट जो है उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए होता है ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम, यानी उनकी बॉडी के दोनों सरफेस पे
10 पेयर जो होते हैं वो ट्रेकियल सिस्टम होते हैं और वहीं से ट्रेक्यूल्स बनते हैं, उनसे गैसेज एक्सचेंज हो जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो मैमल्स होते हैं या हायर एनिमल्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स या मैमल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए होते हैं लंग्स होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें स्पेशल ऑर्गेनिज्म फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है वो रेस्पिरेशन के लिए स्किन का भी यूज कर सकता है, लंग्स का भी यूज कर सकता है, वो एम्ब्रियोनिक उसकी जो लार्वल स्टेज होती है उसमें गिल्स का भी यूज करता है। और एक उसके पास पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्यूकोफेरिंग्स, ब्यूकोफेरिंग्स, ब्यूकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी उसके अंदर हो सकता है। तो ये कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किसके अंदर किस ऑर्गन से या किस तरह से रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो उसके बारे में हमने थोड़ी बातें की। उसके बाद मेन पॉइंट हमारा छोटा सा आता है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मीन अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करें या पार्ट में डिवाइड करें तो जनरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और सेकंड इज एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग, एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट जो कि आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। देखो कंडक्टिंग पार्ट नाम से पता चल रहा है इसका मेन जो पर्पज है, मेन जो काम है वो है कंडक्ट करने का। इसके अंदर किसी तरह से कोई एक्सचेंज नहीं होगा और न ही O2 और CO2 जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होगी। उनका काम सिर्फ है कि एयर को कंडक्ट करना, हमारे जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है उनसे लेकर के एयर को लेकर के जाना है लंग्स तक, या फिर लंग्स के कुछ पार्ट जिसको हम टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलते हैं वहां तक लेके जाना इसका काम है, कंडक्ट करना काम। अगर पहली बात अगर इसके अंदर देखें कि कहां से कौन कौन से पार्ट इसके अंदर आते हैं तो हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ये स्टार्ट होता है अपने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, हर एक पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं नेजल केविटी, और थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, फेरिंग्स। उसके बाद आता है लेरिंग्स, और उसके बाद आता है ट्रेकिया, और उसके बाद आता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियोल्स। ये जो इतने जो पार्ट्स होते हैं ये सारे मिलकर के हमारा बनाते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और ये जो ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया का कुछ पार्ट ब्रोंकाई और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये दोनों हमारे प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, हर एक लंग्स के अंदर। ट्रेकिया डिवाइड होता है T5 पे और फिर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स बनते हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक पार्ट के बारे में। एक्सचेंज वाले पार्ट की अगर बात करें तो इसके जनरली दो पार्ट होते हैं, एक तो एल्वियोलर डक्ट वाला पार्ट और दूसरा जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जहां पे रियल में ही गैसेज एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, जैसे नोस्ट्रिल्स और नेजल पैसेज या नेजल केविटी जो ये तो इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो कि नोस्ट्रिल्स या नोजल केविटी जो होती है हमारी ये जो नोज है इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि हमारी जो एयर अंदर जा रही है उसको प्यूरिफाई करता है, उसमें से डस्ट पार्टिकल है उनको रिमूव करता है, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये सारे के सारे ये काम करते हैं। नोस्ट्रिल्स जो होते हैं ये वन पेयर नोस्ट्रिल जो होते हैं, वन पेयर नोस्ट्रिल, वन पेयर होते हैं। उसके बाद कंटेन हेयर्स, ये जो नेसल पैसेज जो है ये हेयर कंटेन करता है। इसके साथ साथ इसके पास होती हैं म्यूकस ग्लैंड्स जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और इसके अलावा ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इसके पास ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जिसका मेन काम होता है स्मेलिंग करना या किसी भी चीज को स्मेल करना। सेकंड जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसमें बोला गया है कॉमन पाथ फॉर रेस्पिरेशन
या फिर एयर एंड फूड, फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए एक कॉमन पाथ होता है, इसी से एयर जाती है, इसी से फूड भी जाता है। और ये जो फेरिंग्स जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो जस्ट नोज के पीछे वाला फेरिंग्स है दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स, उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। जो अपने बकल कैविटी के पीछे है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो फेरिंग्स जो लेरिंग्स के पीछे है उसी को बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। ये 3 इसके जो पार्ट हैं उनको हम बोल सकते हैं। जो नोज के पीछे नेजोफेरिंग्स, जो बकल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स, और जो लेरिंग्स के पीछे है उसको लेरिंग्स बोलते हैं, लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। इनका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना सा कि जो एयर जो है या फूड जो है उसको लेरिंग्स की तरफ या फिर फूड पाइप की तरफ भेजना इसका काम है।